मैंने अभी अभी कुछ घंटे हर नए आईफोन के साथ बिताए हैं, तो ये उम्मीद से बेहतर आईफोन 17 है। ये चौंकाने वाला पतला नया आईफोन एयर और फिर बड़े वाले 17 प्रो और प्रो मैक्स, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पिछले साल के बहुत धीमे इवेंट के बाद ये एक पूरी तरह से बदलाव है। जैसे इसने मेरे लिए पूरे आईफोन लाइनअप को देखने का तरीका बदल दिया है, क्योंकि ये बेसिक आईफोन 17 से शुरू होता है, जो आप जानते हैं जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो ये लगभग पिछले साल के आईफोन 16 के समान है। वही कैमरा लेआउट, वही बटन, बेहद परिचित डिजाइन। लेकिन फिर आप इसे चालू करते हैं और आपको एहसास होता है कि ये अब एक बुनियादी आईफोन नहीं है, वास्तव में ये अब एक पूर्ण प्रो आईफोन है। जैसे डिस्प्ले, इसका शरीर वही आकार का है, लेकिन अब यह 6.1 इंच की तुलना में 6.3 इंच की स्क्रीन है, जिसका मतलब है कि अब बेजल्स आईफोन पर अब तक के सबसे पतले हैं। और हाँ, कभी कभी इन बेजल सुधारों को समझने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसमें नहीं। जब आप इसे पिछले फोन की तुलना में देखते हैं तो यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है। इसमें एक मजबूत सिरेमिक शील्ड 2 कोटिंग है। वे कहते हैं कि यह खरोंचों के प्रति 3 गुना अधिक प्रतिरोधी है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जेब में मौजूद बेतरतीब कण फिर भी कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन साथ ही यह अब तक का सबसे आसान पढ़ने योग्य आईफोन डिस्प्ले है। यहाँ तक कि इस बहुत ही उज्ज्वल कमरे में, जहां आप देख सकते हैं कि मेरा पुराना 16 संघर्ष कर रहा है। और इसका एक कारण यह है कि 17 में अब प्रो के 3000 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन इसमें एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है, जो हमने कभी आईफोन पर नहीं देखी थी। तो यहाँ देखो, तुम्हें पता है कि जहां रोशनी स्क्रीन पर पड़ रही है, क्या तुम देख सकते हो कि अब इससे दृश्य में थोड़ी कम रुकावट हो रही है? और ये सब प्रो मोशन के साथ है, जिसका मतलब है कि अब ये 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, ये हमेशा चालू मोड के लिए 1 हर्ट्ज तक भी जा सकता है। और मेरा मतलब है, एक तरफ उन्हें यह अंततः करना ही था। आप जानते हैं, हमने हर साल एक बार आईफोन को एक वार्षिक आलोचना सत्र दिया है, जब भी एप्पल ने एक नया फोन घोषित किया है जिसमें अभी भी 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है। लेकिन फिर दूसरी तरफ यह वास्तव में एप्पल के लिए असामान्य है कि वह बेस आईफोन पर एक प्रो ब्रांडेड फीचर जारी करे। मेरे मन का एक हिस्सा अब भी सोचता था कि यह फोन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसे खरीदने वाले लोग 120 हर्ट्ज की परवाह नहीं करेंगे। मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ कि मैं गलत था। कैमरे भी बेहतर हैं। अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल से बढ़कर 48 हो गया है, जो प्रो मॉडल के समान है। और यह आपके क्लोजअप मैक्रो फोटोग्राफी को भी बेहतर बनाएगा, क्योंकि यह वही कैमरा उपयोग करता है। इसके साथ ही यह क्षमता भी है कि आप एक ही समय में फ्रंट कैमरा और रियर कैमरों से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह किसके लिए है। जैसे मैं इसे अगला टिकटॉक मेटा बनते हुए नहीं देख सकता, लेकिन इसका कार्यान्वयन शानदार है। मुझे ये पसंद है कि आप बबल को खींच कर तय कर सकते हैं कि आप अपने फेस कैम को कहाँ रखना चाहते हैं और फिर ये अंतिम फुटेज में कैसे दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में दिलचस्प बात जो किसी ने नहीं देखी, वह यह है कि फ्रंट कैमरे के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कैमरा को 4 मेगापिक्सल फोटो लेने से अपग्रेड करके अब 18 मेगापिक्सल फोटो लेने वाला बना दिया है। लेकिन अब यह एक चौकोर कैमरा सेंसर है, जिसका मतलब है कि आप वर्टिकल सेल्फी ले सकते हैं और आप हॉरिजॉन्टल सेल्फी ले सकते हैं, चाहे आप फोन को किस दिशा में पकड़ें। ये बहुत शानदार है। शॉट्स पहले से अधिक चौड़े हैं, वे पहले से अधिक विस्तृत हैं, और इसमें सेंटर स्टेज भी है, जिसका मतलब है कि कैमरा अपने आप चौड़ा हो सकता है और जब आप फेस टाइम कॉल पर हों तो आपको फॉलो कर सकता है। ऐसा सच में लगता है कि कई सालों तक बेस आईफोन्स को जानबूझकर कमजोर बनाने के बाद, ताकि प्रो मॉडल्स को अधिक आकर्षक रखा जा सके, इस साल एप्पल ने पूरी तरह से बैंडेड हटाने का फैसला कर लिया है। जैसे टेलीफोटो कैमरा के अलावा यहाँ इतनी कम चीजें गायब हैं कि मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे अच्छी वैल्यू वाला फोन है, क्योंकि आईफोन 17 अब पिछली पीढ़ी के 16 से भी तेज चार्ज होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें अतिरिक्त 8 घंटे की बैटरी लाइफ है, कम से कम एप्पल के अनुसार। इसमें नया A19 चिप है, जो किसी चौंकाने वाले अपग्रेड जैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि यह अतिरिक्त 20% प्रदर्शन है। और फिर जैसे कि एप्पल के लिए बिल्कुल असामान्य कदम में, उन्होंने स्टोरेज को 128 गीग से बढ़ाकर 256 गीग कर दिया। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, मैं इतना निश्चित था, जैसे मैंने पहले ही लिखना शुरू कर दिया था कि वे कीमत को बढ़ाकर $899 कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये पिछले साल की तरह ही $799 की शुरुआती कीमत है। सच में, अगर मैंने आईफोन 16 पूरी कीमत पर खरीदा होता तो मैं अभी रो रहा होता। लेकिन फिर हमारे पास पूरी तरह से नया $999 का आईफोन एयर है, और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। तो ये उनके लाइनअप में उस अजीब मध्य बच्चे की जगह भरने का एप्पल का नवीनतम प्रयास है। 2020 में उन्होंने आईफोन मिनी बनाया, लेकिन फिर महसूस किया कि कोई भी मिनी फोन नहीं चाहता था। फिर 2022 में उन्होंने इसे प्लस के लिए बदल दिया, जो भी असफल रहा, क्योंकि ये कुछ अलग नहीं कर पाया। तो सिकुड़ने या खींचने के बजाय एप्पल ने अब इसे छपटा करने की कोशिश करने का फैसला किया है। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, ये फोन वास्तव में एक छाप छोड़ता है। जैसे जब मैंने पहली बार इसे उठाया तो मेरा मुंह अनायास ही एक मौन ओ बन गया, क्योंकि मैंने सच में समझा कि 5.6 मिलीमीटर पर यह किसी भी पिछले आईफोन से पतला है। यह सैमसंग के अल्ट्रा स्लिम गैलेक्सी S25 एज से
पतला है, यह एक पेंसिल से भी पतला है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक लग्जरी महसूस होता है। जब मैंने इसे घोषित होते देखा तो मैंने सोचा, ओह ये थोड़ा कमजोर और इतना हल्का लगता है कि यह थोड़ा सस्ता है, लेकिन वास्तव में ऐसा महसूस नहीं होता, खासकर इस चमकदार टाइटेनियम रेल के साथ जो चारों ओर से जाती है और इस सिरेमिक शील्ड के साथ जो अब पीछे है। मुझे लगता है कि 17 एयर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने फोन की परवाह करते हैं, ताकि वे सिर्फ बेस 17 ना ले। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी है जो विशिष्टताओं में इतना अधिक रुचि नहीं रखता है कि वे इस बात की चिंता करेंगे कि पेशेवरों की तुलना में वे क्या खो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं तो आप इस हवा को देखेंगे, आप इसकी तुलना अपने सभी पिछले अनुभवों से करेंगे। आईफोन के साथ था और आप सोचेंगे कि यह एक चमत्कार है, लेकिन मैं इस उत्पाद को वास्तव में इस तरह देखता हूँ, एक हॉट लड़की जिसके साथ आपको शायद डेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं कि यह बुरी खबर है, आप जानते हैं कि यह ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, लेकिन ईमानदारी से कहें तो आप शायद अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप इस पतलेपन के लिए दो बुनियादी समझौते कर रहे हैं। बैटरी, जिसके बारे में एप्पल ने हमें बताया है कि यह अभी भी पूरे दिन चलने वाली बैटरी है, लेकिन किस दिन? तो यह इस साल जारी किए गए हर दूसरे आईफोन की तुलना में छोटी बैटरी है। और यह मुझे बिल्कुल आश्वस्त नहीं करता कि एप्पल ने विशेष रूप से एक मैगसेफ पावर बैंक बनाया गया है जो हवा में फिसलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जब उन्होंने एयर की बैटरी लाइफ का हवाला दिया, उन्होंने यह आंकड़ा उद्धृत किया कि आपके पास यह बैटरी पैक जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर एप्पल के अनुसार सभी दक्षता सुधारों के कारण नए A19 चिप्स और यह नया N1 चिप जो वाईफाई और ब्लूटूथ और एयरड्रॉप को संभालता है, इस छोटे से फ़ोन की बैटरी लाइफ 16 प्रो के समान ही है। मेरा मतलब है, अगर यह सच है तो यह बिल्कुल पागलपन है। मैं तुरंत बैटरी परीक्षण की तैयारी शुरू कर दूंगा, लेकिन दुख की बात है कि यह सिर्फ बैटरी नहीं है। आपको धीमी चार्जिंग भी मिल रही है, आपको केवल एक स्पीकर मिल रहा है जो 2025 में वास्तव में बहुत ख़राब है। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप भी खो रहे हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा जो आपको सामान्य आईफोन 17 पर मिलता, और हाँ, जो एक कैमरा आपको मिलता है वो अच्छा है। 48 मेगापिक्सल सेंसर मूलतः 17 मेगापिक्सल सेंसर के समान ही, लेकिन इसका मतलब यह है कि यह सिंगल रियर कैमरा वाला फ़ोन लगभग 2026 में $100 का फ़ोन होगा, जो मुझे बताते हैं कि यह कार्य से अधिक रूप नहीं है। निष्पक्षता से कहें तो यह एप्पल के लिए काम कर सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने मैकबुक एयर के साथ किया था, और अब यह उनका सबसे अधिक बिकने वाला लैपटॉप है। लेकिन मेरा मानना है कि सामान्य फ़ोन का वजन और मोटाई, क्या यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि इसके लिए इतने कठोर समाधान की आवश्यकता हो? ये बहुत ही आकर्षक है फ़ोन, और आप देख सकते हैं कि वे इसे औसत उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाएंगे। प्रो प्रदर्शन प्राप्त करने के तरीके के रूप में, क्योंकि यह नए और अधिक शक्तिशाली A19 प्रो चिप के साथ आता है। लेकिन मुझे वास्तव में लगता है कि इसमें बहुत बड़ा अंतर होगा वास्तविक प्रो फ़ोन की तुलना में इस चिप का प्रदर्शन। तो आइए उन फायदों के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि तथ्य यह है कि बेस आईफोन 17 में अब सभी हैं पहले प्रो सुविधाओं और की हवा सुंदर फ़ोन बन गया है। ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो बस अपना सेक्सी दिखने के लिए डिवाइस का मतलब है कि इस साल यह वास्तव में ऐसा लगता है कि एप्पल को इन मॉडलों पर केवल कार्यक्षमता को प्राथमिकता देने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। ये सबसे स्पष्ट रूप से पेशेवरों के लिए बनाए गए प्रो आईफोन हैं जो मैंने कभी देखे हैं। शायद यही वजह है कि अब वे सहज महसूस करते हैं। प्रो के लिए $1009 की नई ऊंची कीमत वसूल की जा रही है, जो कि किसी भी गैर एक्सेल आकार के डिवाइस के लिए ली जाने वाली सबसे अधिक राशि है। और फिर प्रो मैक्स के लिए 1199। तो कुछ तरीके हैं जिनसे आप इस फंक्शन प्रथम दृष्टिकोण को क्रियान्वित होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि पहला यह है कि ये मोटे हैं, लेकिन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स की तुलना में वे अपने पिछले समकक्षों की तुलना में लगभग 8% मोटे हैं, जो अपने स्वभाव से कम स्टाइलिश है। लेकिन आप जानते हैं कि एक फ़ोन वास्तव में सुंदर क्या बनाता है? इसमें बस अंदर एक बड़ी मोटी बैटरी है, और ये ऐसा ही करती हैं। एप्पल का कहना है कि 17 प्रो में आपको 33 घंटे तक की बैटरी मिलेगी, जो कि 16 प्रो पर 27 और इस बार प्रो मैक्स पर 39 से बहुत स्वस्थ छलांग है। और यह सब एक साइड इफेक्ट है जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि एप्पल ने सोचा होगा जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो हवा को और भी पतला दिखाने के माध्यम से। लेकिन इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि ये प्रो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अलग दिखते हैं। पुनः इसका कार्यात्मक कारण है, आप शायद ये बात काफ़ी समय से जानते होंगे, लगभग हर स्मार्टफोन में धातु का इस्तेमाल हुआ है, किनारों पर और फिर पीछे की ओर एक कांच की शीट, क्योंकि आप अभी भी कांच के माध्यम से अपने फ़ोन को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, कांच गर्मी को नष्ट करने में बिल्कुल भयानक है। तो इस बार आईफोन 17 प्रो हर जगह धातु हैं, उस विशिष्ट क्षेत्र को छोड़कर जहां उन्हें कांच होना चाहिए। या अनुमान लगाओ कि इस बार सिरेमिक ढाल इस तरह का, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए उन्होंने डिज़ाइन की अतिसूक्ष्मता पर त्याग किया है। लेकिन ये धातु ऐसी होनी चाहिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं, 200 गुना बेहतर। फ़ोन के अंदर से फ़ोन के बाहर तक गर्मी, जिसे पहली बार वाष्प कक्ष के साथ भी जोड़ा गया है। आईफोन पर पसंदीदा धातु के रूप में टाइटेनियम से एल्यूमिनियम की ओर बदलाव। जो देखो, एल्यूमिनियम के साथ जाने का विकल्प ठीक है, यह एक बहुत ही मानक सामग्री है जिसका अभी भी उपयोग किया जाता है कई फ्लैगशिप फ़ोन में, और यह एक सुधार हो सकता है। ये टाइटेनियम से हल्का है, ये 10 गुना अधिक सुचालक है, इसे रंगना आसान है। यही एकमात्र कारण है कि वे इसे बनाने में सक्षम रहे हैं। बहुत लंबे समय में पहली बार वास्तव में दिलचस्प प्रो आईफोन रंग।
ये कांस्य नारंगी जो निश्चित रूप से वह है जिसे मैं प्राप्त करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। इस स्थिति के साथ मेरा मुद्दा ये है कि एप्पल बस 2 साल पहले उन्होंने टाइटेनियम पर स्विच किया, और जब उन्होंने ऐसा किया उन्होंने इस बारे में बहुत बड़ा सौदा किया। यह आईफोन 15 प्रोस की मुख्य विशेषता थी और वे रुके नहीं। इस टाइटेनियम के कारण फ़ोन कितने अधिक सुंदर थे इस बारे में बात करते हुए। इसलिए अब चुपचाप ये कहना थोड़ा अटपटा लगता है कि यह एल्यूमिनियम है, हर दूसरे फ़ोन की तरह, और फिर गर्व से सभी कारणों के बारे में बात करें। नए फ़ोन बेहतर क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि वे एल्यूमिनियम से बने हैं। लेकिन खैर, इन सभी चीज़ों को एक साथ रखें और आईफोन 17 प्रो को बहुत ठंडा चलना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा नहीं है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक चीज़ है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी है। इससे फ़ोन का प्रदर्शन बहुत बेहतर हो जाएगा, खासकर नए A19 प्रो चिप के साथ। मैंने इस पर कुछ गेमिंग की कोशिश की और मैं आमतौर पर मोबाइल गेमिंग डेमो से बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होता, लेकिन यह वास्तव में सबसे अधिक ग्राफिक रूप से प्रभावशाली था। अब तक मैंने किसी भी स्मार्टफोन पर इतना सहज गेमिंग अनुभव नहीं लिया है। उन्हें तेज़ी से चार्ज करना चाहिए क्योंकि चार्जिंग भी है। जब चीज़ें गर्म हो जाती हैं तो धीमा होने के लिए प्रोग्राम किया गया। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे खुशी होगी अगर इसका मतलब ये हो कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन बंद नहीं होगी। मौसम का पूर्वानुमान बदलते ही सूर्य की भविष्यवाणी करने के लिए चमक को शून्य कर दें। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं सबसे अधिक उत्सुक हूँ वह यह है कि कैमरों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए पेशेवरों को एक ही वर्गाकार फ्रंट कैमरा सेंसर मिलता है जो दोनों ओरिएंटेशन कर सकता है। और दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि टेलीफोटो कैमरा 5 गुना ऑप्टिकल जूम पर जा रहा है, 12 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन से लेकर 4 गुना ऑप्टिकल जूम तक, लेकिन 48 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन, जो वास्तव में 2 तरफा अपग्रेड होना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कि जब आप जूम कर रहे हैं इसमें आपको अपने टेलीफोटो कैमरे के चालू होने से पहले 5 बार तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसलिए आपके जूम के शुरुआती हिस्से में गुणवत्ता बेहतर है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपके पास संख्या 4 गुना है। पिक्सेल की संख्या भले ही ऑप्टिकल जूम संख्या थोड़ी कम हो, इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपकी तस्वीरें और भी बेहतर दिखेंगी जब आप वास्तव में बहुत दूर तक जाते हैं, और वह आईफोन 17 है। बेस फ़ोन से बहुत प्रभावित, हवा में दिलचस्पी। और फिर मुझे लगता है कि पेशेवर खिलाड़ी थोड़ा और अधिक कर सकते थे, लेकिन वे ठोस हैं। इस बार एप्पल इंटेलिजेंस का बहुत कम उल्लेख है, लेकिन मुझे ये पसंद है क्योंकि इसका मतलब है कि हमें थोड़ा और मिलता है आईफोन 16 पीढ़ी की तुलना में हार्डवेयर के मामले में। लेकिन अब टाइटेनियम नहीं है। ये टॉरस केस पाने का और भी अधिक कारण है। Q3A में है। इसके अंदर सचमुच एयरबैग हैं, इतने गद्देदार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार चीज़ गिराते हैं, लेकिन यह एकमात्र फ़ोन केस है जो वास्तव में आपके जीवन को आसान बनाता है। मैं वीडियो लेने के लिए हर समय पीछे लगे चुंबक का उपयोग चीज़ों पर जल्दी से लगाने के लिए करता हूँ। मैं इस स्टैंड का इस्तेमाल हर दिन करता हूँ ताकि खाते समय किसी को फ़ोन कर सकूँ, या इसे किसी चीज़ से बांध दूँ ताकि मैं नहाते समय कोई शो देख सकूँ। और मैंने कई कंपनियों को इस डिज़ाइन की नकल करने की कोशिश करते देखा है, लेकिन यह असली सौदा है। सबसे मजबूत चुंबक, सबसे मजबूत कब्जा, सबसे पकड़दार पक्ष। इसके अलावा जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ तो उनका फ्लेक्स लाइन चार्जर जीवन रक्षक होता है, क्योंकि यह एक E2 उच्च गति चार्जरों की जगह लेती है, लेकिन यह एक वापस लेने योग्य USB-C केबल के साथ भी आता है। स्वयं देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।